13 अनुच्छेद 13। तो इससे पहले हमने भारतीय संविधान के अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 12 हमने पढ़ा था और फंडामेंटल राइट्स हमने शुरू किया था, यानी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स जो हमारा 12 से लेकर 35 तक। तो फंडामेंटल राइट्स को समझाने के लिए हमने 2 वीडियो दिए थे और आर्टिकल 12 का एक वीडियो सेपरेट दिया था मैंने, जिसमें बताया था व्हाट इज़ स्टेट, स्टेट क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लें। उसके बाद आर्टिकल 13 को शुरू करें। तो आर्टिकल 13 में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो जानते हैं। आर्टिकल 13 में मेनली ये 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है संविधान पूर्व विधि, यानी संविधान से पहले जो विधि लागू थी अंग्रेज़ के शासन में, क्या अभी लागू होगा, अगर लागू होगा तो किस तरह लागू होगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे संविधान उत्तर, संविधान बनने के बाद यानी लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो विधियाँ बनती है उस पर किस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगता है, ठीक है। और जो हम लोग विधि पढ़ रहे हैं, आप लोग जब शुरू से ही पता होगा विधि क्या है विधि, तो विधि का मतलब क्या है, किसको विधि बोलेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ लॉ। उसके बाद है न्यायिक पूर्णावलोकन, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली न्यायिक पूर्णावलोकन को हमारे संविधान में क्लियरली ये जो सिद्धांत है क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं पहले तो संविधान पूर्व विधि। देखो, भारतीय संविधान जो है जब प्रारंभ हुई यानी 26 जनवरी 1950, इससे पहले भी तो बाबू कुछ कानून होगा हमारे देश में जो कि ब्रिटिश शासन में चालू था। क्या भारत आज़ाद होते ही, भारत संविधान लागू होते ही क्या वो सब कानून ख़त्म हो जाती है? तो नहीं। तो भारतीय संविधान प्रारंभ होने से ठीक पहले का जो भी कानून था भारत में, भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी प्रवृत्त सब जो भी विधियाँ थी, जो भी कानून थी, जैसे कि आप देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये जो है इधर तो हमारा आज़ादी के बाद नहीं बना, ये कब का है, यह आज़ादी से पहले का है, लेकिन अभी भी तो है, ठीक है। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अभी भी तो है, ठीक है। तो जो संविधान लागू होने से पूर्व विधि थी वह उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह इस भाग के उपबंधों के असंगत है। यानी कहने का मतलब इस भाग यानी भाग 3 के जो भी रूल रेगुलेशन यानी उपबंध है, अगर उसके संगत नहीं होंगे, यानी उसके अगर असंगत होंगे, उसके प्रतिकूल होंगे, यानी उसके विपरीत होंगे, तो वो मात्रा तक वह शून्य हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि मान लो ये कानून है, ठीक है, और ये कानून कब का है, 1950 से पहले का कानून है, यानी संविधान भारतीय संविधान के प्रारंभ से पहले का कानून है। इसका 10% भाग जो है वह और 90% जो भाग है, अब देखिए 10% जो भाग है वह भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के उपबंध का असंगत है। असंगत मतलब विपरीत है, यानी इसका अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, यानी विपरीत है। और 19% जो है वह विपरीत नहीं है। तो इस मात्रा में क्या होगा, यहाँ पे कहा गया उस मात्रा तक ही शून्य होंगी। किस मात्रा तक, जिस मात्रा तक इस उपबंधों के असंगत होंगे यानी विपरीत होंगे। तो इसमें विपरीत कितना परसेंट रूल रेगुलेशन जो है, जो पहले का रूल रेगुलेशन उसमें से 10% ही जो रूल रेगुलेशन हुआ इसके विपरीत हो, ये 10% क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है शून्य हो जाएगा, इसका कोई भी वैल्यू अब नहीं रहेगा। अगर मान लो ये अब कहोगे कि अगर मान लेते हैं सर ये 90% जो ढांचा है, ये 10% जो ढांचा है यानी 100%, अगर इस 10% को ख़त्म करने से ये 19% का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है कानून, ठीक है। अगर इस 10% उल्लंघन करता है भाग 3 को, और तो ये 10% क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यह विधि जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर इस 10% को ख़त्म करने से 19% का कोई भी अस्तित्व नहीं, यानी कि 90% का जो आधार था वह 10% था, यही 10% जो उल्लंघन करता था, तो ये पूरा कानून क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, होप कि आप ये समझ गए होंगे।
तो चलते हैं अब संविधान उत्तर, जो संविधान बनने के बाद यानी लागू होने के बाद जो कानून है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। चलो, संविधानोत्तर विधियाँ। देखो, यदि राज्य, अब तो स्टेट आ गया, ठीक है, अब राज्य कोई ऐसा विधि अगर बनाता है, पहले नंबर तो राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो, भाग 3 के विरुद्ध हो। तो राज्य कोई ऐसा विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के असंगत है। असंगत मतलब विपरीत हो, विपरीत हो या प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा, अनुकूल मतलब उसके साथ साथ दिशा में, या विरोध हो, विरुद्ध हो, ठीक है। तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों के उल्लंघन करती है। तो फिर वही कंडीशन, पहली नंबर तो अब जो भारत आज़ाद हुई, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद जो नियम बनेंगे, राज्य से कोई कानून नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। लेकिन अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कानून बनाती है, तो अगर मान लो यह कानून बनाया और यहाँ पे बीच में जो है आपको ये इसको पार करना है, ये पार क्यों करना है कि ये मौलिक अधिकार है। अगर इस मौलिक अधिकार को इस कानून के जाते समय अगर कोई भी चीज़ इसको वॉयलेट करता है, यानी इसके असंगत है, इसके विरुद्ध है, तो यहीं पे रुक जाएगी, यह आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, यह इन्फोर्स में नहीं होगी। ऐसे ही बात है, अगर मान लो कोई भी कानून बना, बल्कि संविधान बनने के बाद ऐसा केस कम आता है कि मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। मान लो कि 60% जो है वह सही है, मौलिक अधिकार के विरोध नहीं है, लेकिन 40% जो मौलिक अधिकार का विरोध करता है, तो 40% ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वह अस्तित्व उसका ख़त्म हो जाएगा, मात्रा शून्य हो जाएगा। अगर 60% क्या होगा, लागू रहेगा विधि। अगर 40% को ख़त्म करने से 60% का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी 60% जो है 40% के आधार पर टिका हुआ है, तो टोटली ख़त्म। समझ रहे हो आप बात। तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के असंगत हो या विपरीत हो या प्रतिकूल हो। अगर उस विधि में 10% ही मान लो कि अगर उस विधि के विपरीत हो, असंगत हो, तो वह मात्रा शून्य हो जाएगी, वह लागू नहीं होगी। वह विधि कितना 10% लागू नहीं होगी, ठीक है। हाँ, जब पूरा विधि तब नहीं लागू होगी जब 10% उसके आधार हो, ठीक है। चलते हैं आगे, अब देखते हैं विधि क्या है। विधि का अर्थ क्या है। अब मान लो कि जो विधि है, सारा कुछ तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं दिया जाएगा, यानी संविधान में ही तो सारा कुछ जो चीज़ दिया वही तो सिर्फ विधि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अब मान लो कि डिस्ट्रिक्ट में हमें धारा 144 लगाना है, तो अब राष्ट्र विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद में बैठ के वहाँ पे कानून बनाए, फिर संविधान में ऐड करे, या संसद में बैठ के कानून बनाए तुरंत। अगर कोई तुरंत निर्णय लेना, यानी राष्ट्रपति आपातकाल लगाना है, तो फिर अब संसद को बुलाए, वहाँ पे क्या कहते हैं रूल रेगुलेशन बनाए, संविधान में ऐड करे और तब जाके लागू करे। तो विधि का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो संविधान में है, ठीक है। विधि का मतलब ये है, पहला नंबर तो जो अस्थाई विधि है वो क्या है, जो संसद है, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, और जो विधानमंडल है यानी विधानसभा, यानी ये होगा लोकसभा और ये राज्यसभा, और जो विधानमंडल है यानी विधानसभा और विधान परिषद, इसके द्वारा जो पारित विधि होती है वह लॉ कहलाता है, वह भी विधि है। इसके द्वारा जो बना, ये अस्थाई विधि है, इसके द्वारा जो पारित होता है, ठीक है। अब देखो अस्थाई विधि क्या है, जो राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जारी किया जाता है वो अस्थाई विधि है, लेकिन वह विधि है। अब देखो विधि के अंतर्गत नियम भी आता है, विनियम भी आता है, अधिसूचना भी आता है, प्रथा भी आता है, रूढ़ि भी आता है, ठीक है। यानी रूल भी आता है, रेगुलेशन भी आता है, नोटिफिकेशन भी आता है, कस्टम भी आता है, ट्रेडिशन भी आता है, और भी बहुत सारे कुछ आते हैं विधि के अंतर्गत। ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में या सांसद जो बनाएगी, विधानमंडल बनाएगी, वही विधि है। तो देखो अगर मान लो तुम्हारे पंचायत के मुखिया अगर कोई नियम बनाता है तो वो भी विधि है,
इनके द्वारा बनाए गए विधि भी फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि अधिसूचना जारी करता है कोई डीएम है, कोरोना को लेकर मान लो अधिसूचना करता है कि यहाँ पे केंद्र लगाया जाएगा भोजन का, ठीक है, तो इनके द्वारा ये नहीं कहा जाएगा कि काला लोग यहाँ पे खाएंगे, गोरा लोग नहीं खाएंगे, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स का वॉलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी विधि है, समझ रहे हो आप। तो ये सभी विधि है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो संविधान में लिखा है वही विधि है। जो भी स्टेट के डेफिनेशन में आता है उनके द्वारा बनाए गए जो भी नियम कानून हैं, अगर वह नियम बनाते हैं, अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी करते हैं, वह भी विधि है, वो भी फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट नहीं करना चाहिए। अगर वॉलेट करते हैं तो रीट के जरिए उसे चैलेंज किया जा सकता है, उसे ख़त्म किया जा सकता है। और मान लो ये सभी विधि जो है, तो इसका देख रेख या संरक्षण कौन करेगा? वही चीज़ आता है न्यायिक पूर्णावलोकन, जो कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यायिक पूर्णावलोकन। देखो, जो न्यायिक पूर्णावलोकन है, पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्यतः इसका उत्पत्ति जो है यूएसए से माना जाता है, लेकिन कुछ का कहना है कि ब्रिटेन। ठीक है, तो मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दिया हूँ। तो जो भारतीय संविधान है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंग्लिश बोल रहा हूँ, मतलब नहीं बताया, तो जो भारतीय संविधान है उसमें न्यायिक पूर्णावलोकन सिद्धांत को स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 13, 32, 226, 131, 243 और न्यायाधीश जो संविधान के संरक्षण का शपथ खाता है, उसके तहत न्यायिक पूर्णावलोकन की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होती है। आर्टिकल 226 ठीक है, हाई कोर्ट हम लोग जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होती है तो, और वहाँ पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, गुहार ला सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी इंसिडेंट हुई है, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है रीट जो है इशू करती है। ठीक है, अब देखो न्यायिक पूर्णावलोकन है क्या। तो न्यायिक पूर्णावलोकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत न्यायालय को शक्ति दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? कि विधायिका जो कानून बनाएगी, ठीक है, विधायिका जो कानून बनाएगी, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, और उसके बाद कार्यपालिका जो अध्यादेश जारी करेगी, ठीक है, चाहे वह कुछ कार्य करेगी या प्रशासन द्वारा किए गए कार्य जो भी कार्य करेगी, तो उसका हम वह जांच करेगी। इसको किसको शक्ति दिया गया है? वह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को, कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश या प्रशासन द्वारा किए गया कार्य, कार्यपालिका वैसे कार्य भी करता है, ठीक है, यदि मूल ढांचे के प्रतिकूल हो यानी विरुद्ध हो, तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देगा, यानी उसे शून्य कर देगा, वह इन्फोर्स में नहीं आएगा। ठीक है, होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। तो आर्टिकल 14, इसके बाद हमारा जो वीडियो होगा आर्टिकल 14 होगा, तो आपको ये बताना है आर्टिकल 14 में क्या है। ठीक है, तो वीडियो यहीं साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।